हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि समस्थानिक में क्या होता है। सबसे पहले कोई मेरा तत्व होगा, ठीक है। अब कोई तत्व है तो उस तत्व में क्या होगा, परमाणु। यानी कि हम बोल सकते हैं एनी कोई भी मेरा एलिमेंट है और उस एलिमेंट में क्या होता है, एटम, ठीक है। अब उस एटम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉप्स में क्या होता है, जो मेरा एटॉमिक नंबर है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। यानी कि समस्थानिक में मेरा परमाणु क्रमांक कैसा रहता है, समान रहता है। और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। कैसी होगी, डिफरेंट, ठीक। मास नंबर कैसा होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल में हमें इसके हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले मैंने लिया, तो जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स बनते हैं। कितने बनते हैं, 3। यानी कि 3 समस्थानिक बनते हैं। मैंने बोला है 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। तो उन तीनों में क्या चीज होती है, सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले बोला था कि क्या होगा, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक कैसा रहेगा, समान। तो यहाँ मैंने बोला है कि परमाणु क्रमांक कैसा रहेगा, हाइड्रोजन के जो होते हैं 3 उनका कैसा होगा, समान। और उनका क्या अलग होगा, द्रव्यमान संख्या। और क्रमशः कैसी होगी, 1 2 और 3, क्योंकि 3 बनेंगे तो 1 2 और 3 होगी, ठीक है। तो जो पहला होता है, जो मेरा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक, जिसको हम कहते हैं प्रोटियम, क्या बोलेंगे, प्रोटियम, ठीक है। उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं 1H और यहाँ 1, ठीक है। ये क्या है, 1। ये तुम्हारा जो आगे लगता है वो होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। वो क्या होता है, हाँ, परमाणु क्रमांक। देखो सभी में सेम है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी देखो इसमें भी 1 है, ठीक। तीनों में सेम रहेगा। और जो ये जो 1 2 और 3 ये क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो जो पहला मेरा हाइड्रोजन का होता है, जैसे हम कहते हैं प्रोटियम, क्या बोलेंगे, प्रोटियम। और ये लिखा है 1H1। दूसरा होता है ड्यूटियम, इसको वो बोलते हैं 1H2। ये 1 क्या है, परमाणु क्रमांक, और ये द्रव्यमान संख्या, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और ये है मास नंबर। अब हम आगे की बात करते हैं। और तीसरा जो है मेरा ट्राइटियम यानी 1H3, इसको हम और भी लिख सकते हैं 1 और T3, क्लियर, ट्राइटियम को। अब यहाँ मैंने आपको दिखाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो है मेरा, ये क्या है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जो हम पहले की बात करते हैं, पहले में ये क्या है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। किसी भी एलिमेंट का सेंटर में क्या होता है, परमाणु, ठीक। यानी कि जैसे हम नाविक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाविक सेंटर में होता है। किसी भी एटम का जो नाविक होगा वो कहाँ होता है, सेंटर में, यानी न्यूक्लियस। तो इसमें 1p का मतलब प्रोटॉन और n का मतलब न्यूट्रॉन। तो जो पहला मेरा होता है, जो हमारा प्रोटियम होता है, और जिसको हम बोलते हैं सामान्य हाइड्रोजन, इसके अंदर एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक। 0 न्यूट्रॉन होंगे। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1। अब दूसरे की बात करते हैं, जैसे हम भारी हाइड्रोजन बोलते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं ड्यूट्रियम। इसमें हमारा एक प्रोटॉन होता है और एक कितना होता है, न्यूट्रॉन। ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है, एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा। और ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन, क्लियर। अब जो ये होगा तीसरा, जिसे हम कहते हैं अति भारी हाइड्रोजन, और जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्राइटियम। इसमें एक प्रोटॉन होगा और 2 हमारे न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन 1 होगा, क्लियर। तो इन सभी में इलेक्ट्रॉन भी सेम रहते हैं। हमेशा चेंज किसमें होता है, द्रव्यमान संख्या में, ठीक। ये होता है मेरा समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स। देखिए अब यहाँ मैंने लिया है क्लोरीन का एग्जांपल, ठीक। अब हम बात करेंगे क्लोरीन के समस्थानिक, ठीक है, यानी कि आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। तो हम बात करते हैं क्लोरीन के 2 होते हैं। कितने बनते हैं, 2। तो भाई दोनों में सबसे पहली बात क्या है, परमाणु क्रमांक सेम रहेगा। क्योंकि जब पहले की बात है कि भाई परमाणु क्रमांक, जब मैंने आइसोटॉप्स पढ़ाया था उसमें बोल रखा है कि जो आपका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कैसा रहने वाला है, सेम। और द्रव्यमान संख्या अलग रहने वाली है, इसमें रहेगी 35 और 37, ठीक है। और मास नंबर यानी वही होता है, द्रव्यमान संख्या कैसा रहेगा, अलग रहेगा, यानी कि डिफरेंट। यहाँ है कितनी है, 35 और 37 है, ठीक। अब मैंने उनका क्या लिया, परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे 17Cl और 37, ठीक है। यानी कि तो क्या होगा, ये जो है ये पोर्शन है, इसको हम कहते हैं बीच में सेंटर में, यानी कि नाविक, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है भाई, ये मेरा क्लोरीन का न्यूक्लियस है। और इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, 17 प्रोटॉन है और 18 क्या है, न्यूट्रॉन है, क्लियर।
और इसमें जो ये जो आपको डॉट डॉट से दिख रहे हैं ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता होना चाहिए पहली वाली ऑर्बिट में हम कितने भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने भरते हैं, 2, ठीक। और एक आपकी जो ऑर्बिट होती है यानी एक कक्षक होती है, जो सबसे बाहरी कक्षक, उनमें कितने आ सकते हैं, उनमें हमारे एक बार में 8 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 8, ठीक है। तो देखो 2 हमने ये फिल किए, 1 2, उसके बाद फिर इस ऑर्बिट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अब इसके बाद ये जो ऑर्बिट होगी, ठीक, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि कितने थे इसके पास, 17 इलेक्ट्रॉन थे, क्लियर, ठीक है। हो गए डिस्ट्रीब्यूट। तभी आपका क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है अपनी बैलेंसी पूरी करने के लिए, क्योंकि बाहर वाली ऑर्बिट में इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 1, ठीक। वैसे ही पूरे हो जाएंगे 8। और सेम इसी में इसमें मात्र ये चेंजमेंट है कि इसमें कितने 17 प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 20, ठीक। ये मैंने आपको क्या बताया है, आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक, क्लियर। देखो क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ और भी होते हैं आगे। तो सबसे पहले ये कोई भी मेरा एक तत्व हमने मान लिया, कोई भी तत्व होगा, उसके हम परमाणु की क्या संरचना बताना आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, सेंटर में होता है मेरा नाभिक, और नाभिक होता है मेरा पॉजिटिव का। देखो नाभिक में हमारी 2 चीजें पाई जाती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, यानी कि इसे हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब जो आपका प्रोटॉन होता है उस पर हमारा चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम कह सकते हैं जो मेरा न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। अब आप लोग बोलोगे भाई न्यूट्रॉन है तो उस पर भी कोई चार्ज होगा, लेकिन क्या होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये आवेशहीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे ऑर्बिट हैं यानी कि कोष हैं, इनके नाम है K L M N, और आगे जो भी होंगे डॉट 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 वो अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इनमें क्या रहते हैं, इन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन कोष। इनमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो बोला जाता है कि क्या होता है, जो मेरा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो सबसे पहली बात गति करते हैं, पर वो एकदम निकल के इधर उधर क्यों नहीं हो सकते। देखो क्या होता है, ये मेरा होता है प्लस का, हमने मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या कर रहे हैं भाई, गति कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक बात पता होगा कि जो प्लस माइनस होता है, तुम्हारा प्लस माइनस में कौन सा फोर्स लगता है, आकर्षण बल, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो क्या होगा, इस वाले पर सबसे ज्यादा होगा, किसके वजह से ये रुके रहते हैं, ये आकर्षण बल की वजह से रुके रहते हैं, आकर्षण बल। क्योंकि भाई प्लस माइनस है तो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। अब आपको पता होना चाहिए जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होगी उसमें आकर्षण बल उतना ही तो कम लगेगा ना, ये पास है तो इसमें ज्यादा होगा, फिर इस वाली ऑर्बिट में, इस वाली कक्षक में और कम हो जाएगा आकर्षण बल, और बाहर वाली कक्षक में और कम हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको आगे बताया था ना, लास्ट वाली कक्षक से इलेक्ट्रॉन फिर निकल जाते हैं क्योंकि उनमें आकर्षण बल उतना ही कम हो जाता है। तो हमेशा किसी भी तत्व के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारी लास्ट वाली कक्षक के ही निकाले जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो उससे पहले होती है उनमें आकर्षण बल कैसा होता है, ज्यादा होता है, क्लियर।